स्टूडेंट्स इन आवर अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ बायोलॉजी पॉइंट। आज हमारा ये वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को किस बेस पर क्लासिफाई किया गया, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, उसकी हम इसमें स्टडी करेंगे। साथ ही हम इसमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की भी स्टडी करेंगे कि क्यों हम एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का यूज करते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। साथ ही हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि कौन सा क्लासिफिकेशन सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों माना जाता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे अच्छे क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो स्टोरर यू सिंगर, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्टों के नाम हैं। इन दोनों साइंटिस्टों का क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, बिकॉज इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो उद विकास के आधार पर था, इवोल्यूशन के आधार पर था। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन पर बेस्ड होता है वो कंप्लीट नॉलेज हमें देता है अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर पाता है कि कैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ है, किससे ओरिजिनेट हुआ है। इसी वजह से इस क्लासिफिकेशन को मैंने नाम दिया है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के जनरल साइंस के पेपर हो। जनरली ये पूछा जाता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन अच्छा माना जाता है, क्यों माना जाता है। क्लियर बात यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एनिमल किंगडम जो है उसे दो फाइलम्स में डिवाइड किया है। ध्यान रखना, सबसे लार्ज जो ग्रुप होता है उसे नाम देते हैं हम किंगडम। क्लियर बात यहाँ पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है हमारा फाइलम। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? दो फाइलम के अंदर। उसमें से आपको मैं बता देता हूँ, 10 जो फाइलम है वो मेजर फाइलम बोले जाते हैं, जबकि 21 जो है वो माइनर फाइलम के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से टोटल मिलाकर के हम बात करें तो टोटल जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर 31 फाइलम है, यानी कि बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम कैसे उसको रिमेंबराइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया गया है कि क्या क्या उनके पैरामीटर्स है, पहले आप उनको पढ़े, देन उसके बाद में हम आगे स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज़ द हायरार्कियल सिस्टम। तो हायरार्कियल सिस्टम की बात की जाती है तो हायरार्कियल सिस्टम के अंदर टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं। ये एक नॉर्मल बेसिक बात हो रही है, ध्यान रखना। वैसे इन स्टेप्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बेसिक तो ये होना ज़रूरी है। अब ये स्टेप्स होते क्या हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि पहले सबसे टॉप पे जो रखा गया वो है किंगडम, फिर उसके बाद में फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, देन नीचे की तरफ है जीनस। सॉरी, जीनस के बाद में स्पीसीज। यानी कि कोई ना कोई ऐसा तो सिस्टम जो है वो बनाया गया है, और उसी सिस्टम के बेस पर इनके नाम भी जो है वो अलग अलग रखे गए हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिसेंडिंग ऑर्डर की, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो समान लक्षण है वो क्या होते चले जाएंगे? इंक्रीज होते चले जाएंगे। ध्यान रखना, जब हम एक हायरार्कियल सिस्टम के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, मतलब जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको बात करते हैं, उसके स्टडी करते हैं, तो जो समान करेक्टर्स हैं वो हमें क्या देखने को मिलते हैं? बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं कि हाँ, अब जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेम करेक्टर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिलेंगे वो भी आपको मैं भी एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट, अगर हम अवरोही के बाद में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम के अंदर चलते हैं, तो हमने क्या देखा कि जो समान लक्षण है वो क्या होते चले जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। क्लियर बात है यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम एक छोटा सा और सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं उसे बोलूँगा, वो हम देखते हैं कैसे होगा, वो भी अभी समझ में आ जाएगा आपको। पहले आप हायरार्की जो होती है वो ध्यान में रखें कि हायरार्की में कौन कौन से जो स्टेप्स है वो किसके बाद में आते हैं। इसमें आप एक भी स्टेप्स को मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। और स्पीसीज एक ऐसा टैक्सोन है, एक ऐसा वर्गक है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो समान लक्षण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हम मतलब मानव और जो इतने भी जानवर आप जो जंगल में देखते हैं या अपने जो डेली लाइफ में देखते हैं, सारे के सारे
एक कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं, जानवरों की कैटेगरी के अंदर। और उस कैटेगरी के अंदर अगर हम समान लक्षणों की बात करेंगे तो समान लक्षण क्या ज़्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं? तो समान लक्षण तो हमें बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज हमारे अंदर जो लक्षण है वो क्या शेर के जैसे हैं? क्या हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। अगर हम बात करें बिल्ली के जैसे, अगर हम बात करें किसी अनदर हिरण के जैसे, भालू के जैसे, डियर के जैसे, जो भी आप एनिमल्स लेते हैं, दैट मीन्स जब हम एक लार्ज ग्रुप की बात करते हैं, लार्ज ग्रुप का नाम यहाँ पे है किंगडम, यानी कि जब हम एक लार्ज ग्रुप की बात करते हैं तो हमें समान लक्षण जो है वो क्या होते हैं? कम देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही अब हम फाइलम की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, तो हमने माना कि अब हम केवल वर्टिब्रेट्स पे आ रहे हैं। अब हम केवल किस पे आ रहे हैं? वर्टिब्रेट्स पे आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अब जो समान लक्षण है वो ऊपर की तुलना में थोड़े बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से जब हम क्लास पे आ जाते हैं तो क्लास के अंदर और समान लक्षण जो है वो बढ़ जाते हैं। देन लास्ट में हम जब ऑर्डर पे पहुंचते हैं तो समान लक्षण जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरीके से जब हम नीचे की तरफ चलते चले जाते हैं तो सबसे लास्ट में हमारे पास आता है स्पीसीज। और स्पीसीज में हमने नाम दिया है कि सबसे ज़्यादा जो समान लक्षण है वो हमें देखने को मिलते हैं। कैसे? बिकॉज सबसे ज़्यादा जो समान लक्षण है उसका सीधा सा रीजन है कि अब हम केवल मानव की बात कर रहे हैं। स्पीसीज का मतलब मानव, हम जो होमो सैपियंस है उसकी जब हम बात करते हैं तो हमने जब होमो सैपियंस के कैरेक्टर्स को मैच किया, तो चाहे इसमें आप मेल ले सकते हैं चाहे आप फीमेल ले सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ 2-4 कैरेक्टर्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमें सेम देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स स्पीसीज लेवल पे जब हम चले जाते हैं तो समान लक्षण क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो कि हमें ईजी वे के अंदर एक्सप्लेन करती है कि एक बड़े ग्रुप के अंदर समान लक्षण कम होंगे जबकि सबसे छोटे ग्रुप के अंदर समान लक्षण सबसे ज़्यादा होंगे। और यही रीजन है कि स्पीसीज को किसके नाम से जाना जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। क्लियर बात यहाँ पे? क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ये तो था हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, हायरार्किकल सिस्टम, जिसको आपको एज इट इज़ याद रखना होता है। बिकॉज इसमें अगर एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देते हो तो पूरा का पूरा जो हायरार्की सिस्टम है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट, तो हमने जैसा कि बोला कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? वो होती है स्पीसीज। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी सिमेट्री के बारे में, सममिति जिसे हम कहते हैं। बिकॉज सिमेट्री होना यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिमेट्री का पैरामीटर भी माना जाता है। तो एक बार ओवरव्यू आपको मैं इसमें दे देता हूँ। होता क्या ये कि जब हम एक प्लेन से, जब एक प्लेन का मतलब है यहाँ पे एक कोई भी आप तल ले सकते हैं, चाहे एक्स प्लेन हो सकता है, चाहे वाई हो सकता है, चाहे जेड हो सकता है। तो जब हम एक सिंगल प्लेन से किसी भी इंडिविजुअल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो इस प्रकार की जो सिमेट्री जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है तो उसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसी तरीके से जब हम 2 प्लेन से, 3 प्लेन से और 5 अलग अलग डिफरेंट प्लेन से जब उसको कट करते हैं तो इस तरीके से सिमेट्री का नाम चेंज होता चला जाता है, रेडियल टू बाइलेटरल, फिर बाई के बाद में ट्राई रेडियल, देन पेंटारेडियल। ये हमने यहाँ पे नाम क्यों दिया है? बिकॉज अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव को आप एक किसी भी प्लेन से नहीं, एक सिंगल प्लेन से अगर आप कट करेंगे तो सिंगल प्लेन से कट करने पर ही वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। यानी कि आपको एक से ज़्यादा प्लेन करने की, एक से ज़्यादा तल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके की सिमेट्री को हम क्या बोल सकते हैं? रेडियल सिमेट्री। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मानव के अंदर रेडियल सिमेट्री मिले, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। क्लियर बात है यहाँ पे? तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा है पैरामीटर्स ऑफ द एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया है एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आपको 5 पैरामीटर्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं और इन्हीं 5 पैरामीटर के बेस पर इनको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला पैरामीटर है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस प्रकार की देखने को मिलती है, मतलब इनके शारीरिक संगठन जो है वो कैसा है, वो हमें यहाँ पे पहला पैरामीटर माना है उसको, कि शारीरिक संगठन के बेस पर जीवों को किस तरीके से हमने डिवाइड किया है। सेकंड पॉइंट हमारा है यहाँ पे डाइजेस्टिव केविटी के बेस पर, यानी कि पाचन गुहा के आधार पर। थर्ड पॉइंट है हमारा बॉडी सिमेट्री के आधार पर, मतलब
जो हमने जस्ट अभी बात की थी सममिति के आधार पर। 4th है हमारा एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट यानी कि इनके भ्रूणीय विकास के आधार पर। और 5 है हमारा प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ सीलोम यानी कि सीलोम एक देही गुहा होती है, बॉडी कैविटी होती है। तो टोटल 5 पैरामीटर हमारे हैं एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करने के। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम को पहले पैरामीटर जो है वो है हमारा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम को शारीरिक संगठन के आधार पर 2 सब किंगडम के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्रोटोजोवा एंड सेकंड वन इज मेटाजोवा। तो 2 सब किंगडम के अंदर उसको डिवाइड किया है, किसके बेस पर? शारीरिक संगठन के आधार पर। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, बिकॉज जो एज इट इज़ मैं लाइनें बोल रहा हूँ वो आप एज इट इज़ उनको नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम को शारीरिक संगठन के आधार पर 2 सब किंगडम के डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्रोटोजोवा, सेकंड है हमारा मेटाजोवा। प्रोटोजोवा की बात की जाती है तो प्रोटोजोवा वो ऑर्गेनिज्म है जो कि कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। ये यूकैरियोट्स हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कौन से हैं ये? यूकैरियोट्स हैं, यानी कि ट्रू जो जिनमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और साथ ही इनके अंदर जो शारीरिक संगठन होता है वो कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटोजोआ जो जीव होते हैं उनके अंदर शारीरिक संगठन किस प्रकार का देखने को मिलता है हमें? प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का। साथ ही प्रोटोजोआ जो हमारा सब किंगडम है, इसी से एक फाइलम निकलता है, उसका नाम है यहाँ पे प्रोटोजोआ। यानी कि प्रोटोजोआ सब किंगडम से प्रोटोजोआ फाइलम ही निकलता है, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, अमीबा एंड यूक्लिना। तो ये पहला हमारा किंगडम कंप्लीट हो चुका है, प्रोटोजोआ। सेकंड हमारा सब किंगडम आता है मेटाजोआ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेटा का मतलब यहाँ पे है मल्टी सेलुलर और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा साइंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जो है वो ग्रीक से लिए गए हैं। तो मेटा का मतलब है मल्टी सेलुलर और जोवा का मतलब एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें एक से ज़्यादा सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलता है। यानी कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर जो कोशिकीय संगठन है वो हमें देखने को मिलता है, मतलब सेलुलर ग्रेड प्रकार का इनका शारीरिक संगठन होता है। साथ ही इनका शरीर जो है वो कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आपको मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन के बेस पर है, यानी कि उद्विकास। तो देख लीजिए, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म मतलब एक जीव द्रव्य से हमने जीवन की उत्पत्ति मानी है, और फिर धीरे धीरे हम कोशिका पे पहुंचे, फिर कोशिका के समूह पर। अगर कोशिका का समूह आ गया तो आगे हम बढ़े जाएंगे ऊतक के ऊपर, टिश्यू के ऊपर। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये इवोल्यूशन का है। तो यानी कि जब मेटाजोआ की बात की जाती है तो मेटाजोआ के अंदर जो शारीरिक संगठन है वो कैसा देखने को मिलता है हमें? कोशिका प्रकार का, जो कि आगे की तरफ जो है किससे मिलके बना होता है? कोशिकाओं के समूह से मिलके बना होता है। और इसी से आगे चलकर जो हमारा जो शारीरिक संगठन है वो अपग्रेड हुआ है किसके अंदर? टिश्यू के, ऊतक के शारीरिक संगठन के अंदर। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने क्या देखा कि इस मेटाजोआ से जो सेलुलर प्रकार का जो शारीरिक संगठन था वो अपग्रेड होकर के किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है? टिश्यू लेवल के अंदर। और इनके अंदर जो हमारी बॉडी होती है वो कैसी होती है? यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है इनमें वो होती है डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। डिप्लोब्लास्टिक का सीधा सा मतलब है कि ऐसे शरीर जिसमें हमें 2 एम्ब्रियोनल लेयर जो है वो देखने को मिलती है। 2 एम्ब्रियोनल लेयर का मतलब है 2 भ्रूणीय स्तर। पहला होता है इसमें एक्टोडर्म और सेकंड होता है एंडोडर्म। इस प्रकार की बॉडी को हमने कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 2 प्रकार की जो एम्ब्रियोनल लेयर हमें देखने को मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। साथ ही इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? डाइजेस्टिव कैविटी भी देखने को मिलती है। तो ये था हमारा मेटाजोआ, जो कि इवोल्यूशन भी हमें दिखा रहा है। कोशिका से हम ऊतक पे पहुंच रहे हैं, ऊतक से हम फिर डिप्लोब्लास्टिक बॉडी पे पहुंच रहे हैं, और फिर हमें क्या देखने को मिल रही है? डाइजेस्टिव कैविटी भी देखने को मिल रही है। तो पहला हमारा जो पैरामीटर है वो कंप्लीट होता है यहाँ तक कि शारीरिक संगठन पे हमने क्या देखा? शारीरिक संगठन में हमने ये देखा कि सबसे पहले हम प्रोटोजोआ देन मेटाजोआ को क्लासीफाई करते हैं। प्रोटोजोआ में हमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का मिलता है, फिर उसके बाद में हमें सेलुलर प्रकार का मिलता है जो कि अपग्रेड हो जाता है टिश्यू के अंदर। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डाइजेस्टिव कैविटी, बिकॉज अब जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो डाइजेस्टिव कैविटी के बेस पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स
यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारा जो है वो क्रिएट होता है। कैसे कि क्या केवल हमें टिश्यू प्रकार का ही शारीरिक संगठन देखने को मिलेगा, मतलब ऑर्गन नहीं आएंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इवोल्यूशन भी जो है वो साथ के साथ चल रहा है, लेकिन पैरामीटर जो है वो हमने चेंज कर लिए अकॉर्डिंग टू जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं। क्लियर बात है यहाँ पे? इसका मतलब जो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे उसका पैरामीटर हमने डाइजेस्टिव कैविटी रखा है, बट उनमें जो शारीरिक संगठन है वो भी अपग्रेड होता हुआ हमें दिखाई देगा। क्लियर बात है यहाँ पे? तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। तो अब हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है मेटाजोआ, जो कि डाइजेस्टिव कैविटी के बेस पर है। इस डाइजेस्टिव कैविटी के बेस पर मेटाजोआ को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा मीजोजोआ, सेकंड है पैराजोआ, सेकंड के बाद में थर्ड है हमारा यूमेटाजोआ। मीजोजोआ वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर है, सेलुलर ग्रेड प्रकार का उनके अंदर शारीरिक संगठन है, डाइजेस्टिव कैविटी एब्सेंट है। इनसे एक फाइलम निकलता है जिसका नाम है मीसोजोआ, या उसका दूसरा नाम है डाइसीमेडा। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है डाइसीमा। डाइसीमा एक एनिमल का नाम है, उसी के बेस पर इसको फाइलम को भी हमने डाइसीमेडा कहा है। साथ ही सेकंड पॉइंट हमारा है पैराजोआ, जो कि अगेन मल्टी सेलुलर है, सेलुलर ग्रेड प्रकार का शारीरिक संगठन है। इनकी बॉडी डिप्लोप्लास्टिक होती है, लेकिन कैसी होती है? परफोरेटेड होती है, पोरस बॉडी होती है। साथ ही इनमें डाइजेस्टिव कैविटी भी एब्सेंट है, ध्यान रखना अभी भी एब्सेंट है। और यहाँ से एक सिंगल हमारा फाइलम निकलता है जिसका नाम है पॉलीफेरा, और इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है स्पंज। वेरी इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं स्पंज पॉलीफेरा होता है। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा यूमेटाजोआ, जिसके अंदर कोशिकीय प्रकार के शारीरिक संगठन का अपग्रेड मोड हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हमें टिश्यू आ गया है, ऊतक प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिल रहा है। और ये ऊतक जो है वो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ऑर्गन के अंदर, अंगों के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जो डिप्लोप्लास्टिक बॉडी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? अब ट्रिप्लोप्लास्टिक के अंदर। साथ ही यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी भी एब्सेंट की जगह क्या हो रही है? प्रेजेंट हो रही है। साथ ही उस डाइजेस्टिव कैविटी में हमें माउथ एंड एनस दोनों देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यूमेटाजोआ जो है वो रियल मेटाजोआ हैं, जो कि हमें एवोल्यूशन शो कर रहे हैं कि हम कैसे लोअर से किसकी तरफ जा रहे हैं, अब हायर की तरफ जा रहे हैं। तो अब इस यूमेटाजोआ का क्लासिफिकेशन जो है वो बॉडी सिमेट्री के बेस पर किया गया है, जिसको आप हमारी इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। तो ये था हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1। थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो में बने रहने के लिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।